हेलो एवरीवन। सो फाइनली अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज से हम आगाज़ करने जा रहे हैं हमारे सीए फाउंडेशन के सेकंड वाले पेपर का, जिसका नाम क्या है। बोले अगर वैसे हम नाम के बारे में बात करें तो नाम है पूरा का पूरा बिजनेस लॉ, और साथ में आपका BCR, दैट इज व्हाट द बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग नाम का जो एक टॉपिक है वो भी आपका ऐड हो जाता है। लेकिन मेरे साथ में आप लोग सेक्शन ए जो है वो यहां पे पढ़ने वाले हैं। और अगर मैं सेक्शन ए के बारे में बात करूं तो सेक्शन ए का नाम यहां पे क्या रहने वाला है, बिजनेस लॉ जो है वो आपका रहेगा। सर यहां पे अगर एग्जैक्टली मैं बात करूं तो ध्यान दीजिएगा, काफी सारे लॉज हैं जो कि यहां पे आपको कवर करने रहेंगे सीए फाउंडेशन लेवल पे। और जब आप सीए फाउंडेशन लेवल पे लॉ को कवर करने की बात करते हैं तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है, ये ध्यान रखिएगा भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है क्या कि सर जब हम यहां पे लॉ के बारे में बात करते हैं तो मैक्सिमम बच्चों का ये सोचना रहता है कि ये तो एक थ्योरेटिकल वाली चीज है, तो इसको अपन आराम से क्या करेंगे, रट्टाफिकेशन करके या ऐसा कुछ तो भी करके इसको अपन निपटा लेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा भाई साहब कि आप यहां पे CA यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो बनने की बात कर रहे हो, और आप एक ऐसे इंसान हो जिसको एक प्रिविलेज मिलता है कि आप अपने नाम के सामने जैसे एक डॉक्टर DR लगाता है, वैसे आप अपने नाम के सामने क्या लगा सकते हो, CA प्रीफिक्स जो है वो यूज कर सकते हो बनने के बाद, CA बनने के बाद, राइट। तो इसके लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यहां पे ध्यान देनी पड़ेगी लॉ के बारे में, वो ये कि सबसे पहले तो आपका जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए, राइट। यानी कि कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो करना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें आप ये समझेंगे कि क्या हो रहा है, फिर ये समझेंगे कि क्यों हो रहा है, फिर ये समझेंगे कि इससे इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ रहा है। गॉट द पॉइंट। जब तक कि आप ये वाली चीज को नहीं समझेंगे तब तक कि आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी जिंदगी में कभी इस चीज को अप्लाई नहीं कर पाओगे भाई साहब, राइट। और अगर आप इस चीज को अप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो मे बी शायद आगे चल के आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाए, लेकिन एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो नहीं बन पाएंगे। मतलब आप अपने करियर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट वाली जो चीज है ना वो शायद आप नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यहां से आज ही के दिन से आप जो लॉ पढ़ने वाले हैं वो लॉ आपको इस तरीके से पढ़ना है कि बस एक बार मैंने वो लॉ को पढ़ लिया ना तो सारी चीजें मेरे दिमाग में क्या हो गई, क्लियर हो गई। गॉट द पॉइंट। इसमें आपको बहुत मंथन करना पड़ेगा। मेरी कोशिश ये रहेगी कि पिछले 12 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस है लॉ को पढ़ाने का, उस एक्सपीरियंस के जरिए ही हर एक छोटी से छोटी बात जो है वो मैं आपको कंसेप्चुअली डिटेल में एक्सप्लेन करके बता दूं। लेकिन उसके बावजूद आपका जो दिमाग है उसे आप और ज्यादा यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा चीजों को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, अपने आप से बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर वैसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर लॉ में ऐसा किया जाता तो बोले आउटपुट जो है वो क्या आता, राइट। अभी से यानी कि सीए फाउंडेशन वाले लेवल से अगर आप ये वाली चीज अपने अंदर इनकलकेट करते हैं तो एक बात की गारंटी मैं आपको आज ही दे सकता हूं कि आप ना ही तो कभी सीए इंटर के अंदर फेल होंगे और ना ही आप कभी सीए फाइनल के अंदर फेल होंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि सीए करियर जो आपका होगा ना उसमें भी आप कभी फेल होने वाले नहीं होंगे, अगर लॉ के साथ में आपने आज से ही दोस्ती कर ली तो। गॉट द पॉइंट। तो चलिए सर सबसे पहले यहां पे बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि सर सिलेबस जो है वो अपना क्या रहने वाला है, कौन सी चीजों को अपने को यहां पे पढ़ना रहेगा, राइट। ठीक है सर, सबसे पहला जो टॉपिक आपका यहां पे आता है दैट इज कॉल्ड एज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और भाई साहब जो सबसे ज्यादा वक्त आपका लगने वाला है वो मैं आपको बता दूं कि इसी टॉपिक को पढ़ने में वक्त जो है वो आपको लगने वाला है। इसके अलावा अगर मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के बारे में बात करूं, अगर मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में बात करूं, अगर मैं LLP 2008 के बारे में बात करूं, या फिर अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात करूं, तो इनको पढ़ने में जो टाइम लगेगा वो आपका इतना ज्यादा नहीं लगेगा जितना कि आपको सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। क्यों ऐसा इसलिए कि अगर आप यहां पे नॉर्मली इंडेक्स ही अगर आप देखते हैं तो ये देखिए, ये है आपका चैप्टर नंबर 1 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसमें अगर मैं यूनिट्स के बारे में बात करूं तो इसी में ही आपको यूनिट्स दिए गए हैं 1 2 3 फिर 4 फिर 5 और फिर 6।
6 यूनिट्स आपको दिए गए भाई साहब, राइट। और अगर मैं इंडेक्स के पेजेस के बारे में बात करूं तो 1 पेज और 2 पेज, 2 पेज का तो सिर्फ आपका इंडेक्स जो है वो दिया हुआ है। फिर इसके बाद अगर मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में बात करूं तो सर उसमें 4 ही यूनिट्स आपके होंगे और लगभग 1.5 पेज के आसपास का इंडेक्स जो है वो आपको दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करता हूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के बारे में, तो इसमें भी लगभग आप लगा लीजिए कि 1.5 पेज जो है वो आपको दिया हुआ है, 1.5 भी नहीं है, पूरा 1 ही पेज लगा लीजिए, क्योंकि अगला जो चैप्टर नंबर 4 आपका होगा दैट इज द LLP 2008, वो आपका स्टार्ट हो जाता है अगले पेज से, राइट, जो कि आपका सबसे छोटा काइंड ऑफ मैं यहां पे टॉपिक बोल सकता हूं, कोई यूनिट्स वगैरह में डिवाइड किया हुआ नहीं। और फिर उसके बाद में लास्ट आता है आपका कौन सा, द कंपनीज एक्ट 2013। अभी ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, जो चीज सीए फाउंडेशन में आपने यहां पे देखी कि सबसे पहली बात इतना बड़ा सारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपको पढ़ना है, पार्टनरशिप एक्ट जो होगा वो आपको पढ़ना है, और LLP एक्ट जो है वो आपको पढ़ना है, और फिर उसके बाद में कंपनीज एक्ट आपको दिया हुआ है जो कि छोटा सा, साइज बड़ा फिर छोटा और फिर छोटा, ऐसा आपको दिया हुआ है। लेकिन यही वाली चीज जब आप जाते हैं सीए इंटर में तो उल्टा हो जाता है। मतलब ये कि वहां पे जो सबसे बड़ा पार्ट आपको दिया हुआ रहेगा लॉ के अंदर वो रहेगा कंपनीज एक्ट 2013। और यहां पे गौर फरमाइएगा भाई साहब, अगर कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में आपने अभी सीए फाउंडेशन में बेस अगर क्लियर कर लिया ना, अगर उसका फाउंडेशन जो है किसका, कंपनीज एक्ट 2013 का, अगर फाउंडेशन जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो ऐसे केस में आपको आगे चल के जब आप इंटर में जाओगे आपको फाउंडेशन आपको कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ने में दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत अच्छे तरीके से चीजें जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों के आंसर जो है वो लिख पाओगे, एंड फेल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा, राइट। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी कि स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक जितनी चीजें आपको एक्सप्लेन करी जाती हैं, आपको समझाई जाती हैं, उसको बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, इत्मीनान से आपको पूरी क्लास को अटेंड करना होगा। और बीच में चूंकि ये आपका प्रीमियर रहने वाला है, तो बीच में रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैटिंग जो चलती है ना भाई साहब वहां पे अननेसेसरी वाली, राइट, वो चैटिंग आप वहां पे मत कीजिएगा। अगर आपको एक ही बार में सीए फाउंडेशन को क्लियर करना है और अगर ऑल इंडिया रैंक लेके आना है तो गॉट द पॉइंट, भेड़ चाल जो है वो मत बनिएगा प्लीज, ओके। फिर इसके बाद में पॉइंट ये आता है कि सर कुछ बच्चों का बोलना होता है कि क्या मॉड्यूल में से पढ़ाएंगे तो बेहतर होगा, या फिर आप अलग से नोट्स बना के वहां से पढ़ाएंगे तो बेहतर होगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा भाई साहब, अगर मैं सिंपली आपके फर्स्ट चैप्टर के बारे में यहां पे बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर जो है जो आपको यहां पे दिया हुआ है, आपको दिखाई देगा कि 116 पेजेस के अंदर आपको फर्स्ट चैप्टर जो है वो दिया हुआ है, जहां पे बीच बीच में जैसे जैसे आपका यूनिट कंप्लीट होता है आपको समरी भी प्रोवाइड किया गया है, और एमसीक्यूज वगैरह जो है वो भी आपको वहां पे दिए हुए हैं, ठीक है। ये देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो 5 से लेके 4 पेज और यानी कि 109 पेज तक अगर आप देखोगे तो आपको वहां पे समरी जो है वो प्रोवाइड किया गया, ठीक है। लेकिन यहां पे गौर फरमाइएगा कि जो नोट्स मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं यहां पे अपन। अगर आप देखेंगे सबसे पहले यूनिट नंबर 1 के बारे में, सर यूनिट नंबर 1 में आपको दिया हुआ है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें बताया गया कि सर व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइप का होता है, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस वगैरह वगैरह, राइट। सर इससे भी ज्यादा डिटेल में बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये वाले जो नोट्स है ना भाई साहब, ये नोट्स इतने प्रॉपरली एक्सप्लेन करके इन डेप्थ में आपको समझाए गए हैं कि कह सकते हैं कि काइंड ऑफ ये जो नोट्स है ना ये आपके मॉड्यूल को कवर करके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी हैं। सर क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आपका है दैट इज अबाउट द एग्रीमेंट। अब इसमें अगर मैं एग्रीमेंट के बारे में बात करूं तो पहला आपका आता है प्रपोजल और ऑफर के बारे में, आपको बाकायदा पूरा डिवाइड करके, सबसे पहला पॉइंट उसमें क्या क्या आपके फीचर्स होने चाहिए प्रपोजल के उसके बारे में, फिर इसके बाद प्रपोजल्स वगैरह में अलग अलग टाइप कौन से हो सकते हैं, उनमें डिफरेंस क्या होगा उसके बारे में, और फिर उसके बाद अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊं तो ये देखिए भाई साहब इल्यूस्ट्रेशंस,
एग्जाम्पल्स भाई साहब, अलग अलग चीजों को लेके अलग अलग एग्जाम्पल, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, राइट। बाकायदा आपको क्वेश्चन जो है वो भी यहां पे दिया हुआ है और साथ में उसी का आंसर जो है वो भी यहां पे दिया हुआ है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मतलब कहने का क्या है मेरे भाई साहब कि अगर मैं यहां पे लॉ के बारे में बात करूं तो जिन लोगों को दिमाग में डाउट रहता है कि सर मॉड्यूल से ही अपने को पढ़ाई करनी चाहिए, उनको मैं क्लियरली बता दूं कि जो चीज आपके मॉड्यूल में दी गई है वो चीज यहां पे है, और इसके अलावा और भी एडिशनल वाली चीजें जो है वो भी आपको यहां पे प्रोवाइड की गई है, जो कि अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये वाले नोट्स के बारे में बात करूं तो जो आपका बेयर वाला एक्ट होता है, सर कौन से वाला एक्ट? बेयर एक्ट। मतलब जो एक्चुअल में बनाया गया होगा, जो पार्लियामेंट में प्लेस किया गया होगा और वहां से जिसको एक्ट बनाया गया होगा, उसमें से ये नोट्स जो है वो बनाए हुए हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये जो नोट्स आपके होंगे ये आपके मॉडल को भी कवर करेंगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो गवर्नमेंट के बनाया हुआ एक्ट है उस एक्ट को भी कवर करेंगे। तीसरी बात, जितने केसेस अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर आज तक हो चुके हैं सर उनको भी कवर करेंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब यहां पे देखिए ना, सबसे पहली बात, जैसे आपका वहां पे टॉपिक क्या था, सबसे पहला सर कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कौन से वाला टॉपिक है सर? सेकंड वाला टॉपिक है। मतलब और डिटेल में होगा भाई साहब। अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक आपका कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें आगे चल के आपको बताया गया था कि ऑफर का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, और यहां ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जो है उसको अपन ने पहले डाल के, क्योंकि कहानी वहीं से स्टार्ट होगी, कैसे होगी वी विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। तो उसको अपन ने पहले वहां पे डाल के उसको ही एक यूनिट बना दिया, फिर उसके बाद में दूसरा यूनिट जो है वो यहां पे। अगर मैं आपके मॉड्यूल में बात करूं तो 6 यूनिट्स बनाए गए, लेकिन अगर मैं ये नोट्स के बारे में बात करूं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं, लिंक में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, ये नोट्स में पहले चैप्टर में ही 9 यूनिट्स हमने आपको बना के दिए। गॉट द पॉइंट? मतलब पूरा डिटेल्ड वाला एक्सप्लेनेशन जो है वो आपको यहां पे सिंपली मिलेगा। मॉड्यूल की बात अगर आप करोगे तो उसका साइज जो होता है वो A5 का होता है। सर A5 का मतलब काइंड ऑफ आपका ये ऐसा छोटा पेज होता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये नोट्स के बारे में बात करूं तो दीज आर A4 साइज पेज, राइट। वहां पे मॉड्यूल में आपके जो पेज है वो 116 है, यहां पे ये नोट्स के जो आपके पेज हैं तकरीबन 63 पेजेस है भाई साहब। कितने हैं? 63 पेजेस। मतलब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, A5 जो होता है वो A4 का आधा रहता है, ध्यान रखिएगा। A5 जो आपका रहेगा वो A4 का आधा रहता है, राइट। तो अगर मैं ये मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो आपको मिलेगा कि 126 पेजेस जो हैं वो अपन यहां इन नोट्स के अंदर कवर कर रहे हैं, विच इज मच मोर देन योर मॉड्यूल इटसेल्फ। इज दिस पॉइंट क्लियर भाई साहब? ये आपको समझ में आया? बस आपको करना क्या है, जितना मैं यहां पे नोट्स में से आपको पढ़ा रहा हूं, जो जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और जो जो चीजें मैं ड्रॉ कर रहा हूं अलग से, इनको अच्छे तरीके से अलग से नोटबुक बना के आपको वहां पे क्या करना होगा, नोट डाउन करना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? बोले ठीक है सर। लेकिन फिलहाल आज चूंकि अपना पहला दिन है, हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट या फिर पार्टनरशिप एक्ट या फिर LLP और या फिर कंपनीज एक्ट, ये सबको जानने के पहले ये जानना जरूरी है कि सर ये लॉ जो है वो होता क्या है। यस और नो? अभी अगर नॉर्मली अगर मैं फॉर्मेलिटी करने के बारे में बात करूं तो अपन क्या करेंगे, अपन फटाफट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पढ़ना शुरू कर देंगे और बस उसको लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, हमें सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना है दोस्त। हमें क्या बनना है? हमें बनना है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसमें हमें यह पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, वो हमारी जिंदगी में काम कैसा आने वाला है, उसका हमारी जिंदगी में इंपैक्ट कैसा रहने वाला है और किस तरीके से वो वर्कआउट होने वाला है। गॉट द पॉइंट? तो ध्यान से सुनिए, यहां पे सबसे पहला पॉइंट आता है लॉ। सर ये लॉ जो है ये क्या चीज है सर? व्हाट डू यू मीन बाय लॉ, और इसका हमारी जिंदगी में इंपैक्ट क्या है और कैसे इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट। तो ध्यान से देखिएगा, सब लॉ जो है अगर हिंदी में मैं सिंपली नाम यहां पे देना चाहूं तो कह सकते हैं कानून। ये सर क्यों बनाया गया कानून? क्योंकि सर हमारी सोसाइटी में अगर आप बात करोगे तो शायद किसी चीज को लेके कोई प्रॉब्लम होगी,
किसी चीज को लेके शायद कोई प्रॉब्लम होगी और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात अगर आप करोगे तो वो लेके आता है आपका लॉ। सो मतलब कैसे, क्या नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं हमारे कंट्री में या हमारे इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर, अगर मैं आदम के जमाने की बात करूं, यानी कि पुराने वाला जो जमाना हुआ करता था, उस जमाने की अगर मैं बात करूं तो सर वो टाइम पे ना कैसा होता था कि लोग जो हैं पैदल चला करते थे, ठीक है। फिर उसके बाद में इनोवेशन हुआ और पहिए का आविष्कार जो है वो किया गया, ठीक है। पत्थर को काट काट के एक पहिया जो है वो बनाया गया। फिर उसके बाद में आगे और बढ़े तो गाड़ियां आ गई सर। अब जब गाड़ियां आ गई तो एक्सीडेंट्स होना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि सब बोले सब अलग अलग तरीके से चल रहे थे। कोई रूल नहीं था कि लेफ्ट साइड में चलना है, कोई रूल नहीं था कि राइट साइड में चलना है, कोई रूल नहीं था कि अगर सामने से बहुत ज्यादा गाड़ियां आ रही है तो कहीं पे स्टॉप करना है, कहीं पे रुकना है। कोई रूल नहीं था कि जिसको गाड़ी अच्छे से चलानी आती है सिर्फ वही चला पाएगा या कोई भी गाड़ी उठा के चल सकता है, राइट। तो ऐसे केस में क्या होते थे, हमारी सोसाइटी में एक्सीडेंट्स होना बहुत ज्यादा बढ़ गए। जब गाड़ियां बहुत ज्यादा बढ़ गई तो एक्सीडेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गए। उसको रोकने के लिए एक अलग से कानून जो है वो बनाया गया, जिसको नाम दिया जाता है मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है। सर इसमें एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं बात करता हूं लॉ के बारे में तो लॉ जो है ना वो अलग अलग रूप में हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या बोला अपन ने, लॉ जो है वो अलग अलग रूप में हो सकता है। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला रूप है उसे कहा जाता है एक्ट बनना। क्या होना? एक्ट होना। से कैसे बनता है अपन बात करेंगे उस चीज के बारे में। फिर उसके बाद में दूसरा जो आपका आता है ऑर्डिनेंस आना। सर ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिर इसके बाद में सब बोले काइंड ऑफ ये लगा लीजिए रूल्स बनाए जाते हैं, काइंड ऑफ ये लगा लीजिए रेगुलेशंस जो हैं वो बनाए जाते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑर्डर्स लगा लीजिए, ठीक है। ऑर्डर्स के अलावा आप नोटिफिकेशंस लगा लीजिए, ठीक है। और नोटिफिकेशन के अलावा सर्कुलर नाम की चीज आती है वो आप लगा लीजिए। तो ये इतने सारी चीजें हैं जो कि लॉ के तौर पे हम लोगों को मिल सकते हैं। सबसे पहला सवाल आता है कि सर ये जो लॉ को एक्ट के तौर पे लाया गया ये क्या होता है और कौन इस चीज को इंट्रोड्यूस करता है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा भाई साहब। सर अगर बोले बात करेंगे किसी भी कंट्री के बारे में, जैसे अगर मैं यहां ऑब्वियस सी बात है हमारी कंट्री के बारे में बात करूं, राइट। अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूं तो इंडिया के अंदर अगर मैं सिंपल तरीके से किस चीज की बात करूं, पॉलिटिकल बॉडीज बोलिए या फिर वी कैन नेम इट एज गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो सर हमारे कंट्री में ना 3 टाइप की डिफरेंट बॉडीज है भाई साहब। और एक बात और ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ये जो नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ना, शायद ये नॉलेज आपको इसके अलावा ना इंटर में कभी मिलेगा कहीं और पे, और ना ही आपको कभी फाइनल में मिलने वाला, और शायद आपको करियर में भी ना मिले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है सर, ये तो सिलेबस के भी पहले का बेसिक वाला पार्ट है, जिसके बारे में अगर आपको पता होगा आपका आगे का नॉलेज अच्छा होगा, आगे की चीजों को समझने में आपको अच्छा होगा। और अगर इसके बारे में पता नहीं होगा थोड़ी चीजें डामाडोल रहेंगी, ठीक है। चलिए सर ध्यान से सुनिएगा। एक बॉडी आपकी होती है जिसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव बॉडी, कानून बनाने का काम करती है सर ये लेजिस्लेटिव बॉडी आपकी जो होती है वो, ठीक है, ठीक है सर। दूसरी जो होती है उसे कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, ठीक है। और जिसे आपने एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का नाम दिया ना, इसको आप एक नाम और भी दे सकते हैं, दैट इज टू बी कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिव बॉडी। क्या नाम दे सकते हो? एग्जीक्यूटिव बॉडी। मतलब क्या होता है, क्या काम रहता है, वी विल टॉक अबाउट दैट। एंड तीसरी जो बॉडी आपकी रहेगी उसे आप नाम दे सकते हैं जुडिशियल बॉडी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, अगर मैं लेजिस्लेटिव बॉडी के बारे में बात करूं तो जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है ये लॉ बनाती भाई साहब, ठीक है। द पीपल हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी,
these bodies या this body makes the law. They introduce the law into the country which have to be complied with. Got the point? ठीक है साहब. फिर इसके बाद में if we talk about the second body, ये क्या करती है सर? ये बोले लॉ इंप्लीमेंट करने का काम करती है. दिस बॉडी इंप्लीमेंट द लॉ इनटू द सोसाइटी. जो लॉ यहां पे लेजिस्लेटिव बॉडी ने बनाया होगा सर, उसका पालन भी तो करवाना पड़ेगा ना जनता से, लोगों से. गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब. फिर इसके बाद में अगर मैं तीसरे की बात करूं कि सर जो लॉ बनाया गया था अगर उस लॉ को फॉलो नहीं किया गया तो उसके हिसाब से जस्टिस इंश्योर करवाना, राइट? और जिन लोगों ने लॉ को फॉलो नहीं किया होगा उनको सजा दिलवाना. ये कहां पे मिलेगा सर? ये जुडिशियल बॉडी के पास मिलेगा, राइट? तो यहां पे बोल सकते हैं कि आपकी जो ये जुडिशियल वाली बॉडी होती है ये क्या करेगी? ये इंश्योर करेगी कंप्लायंस ऑफ लॉ. लॉ कंप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ उस बात को क्या करेगी? उस बात को ये इंश्योर करेगी जुडिशियल वाली बॉडी. ये समझ में आया? बोले हाँ सर, ये बात जो है वो अपने को समझ में आ गई. लेकिन ध्यान से सवाल फिर ये आता है कि सर लेजिस्लेटिव बॉडी आपकी जो है इसमें कौन आता है? तो ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुल मिला के 3 अलग अलग टाइप की अथॉरिटीज जो हैं वो आती हैं, जिसमें से सबसे पहली जो अथॉरिटी आपकी होगी उसे आप नाम दे सकते हैं प्रेसिडेंट. ठीक है? ये इसके भी पहले एक सेकंड रुकिएगा. ये मैं लेजिस्लेटिव बॉडी जो है ना इसको मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूं. ठीक है? पहला सेंट्रल वाला, सेंट्रल लेवल पे बोल दीजिए, और या फिर आप इसको यूनियन लेवल पे भी बोल सकते हैं. ठीक है? और दूसरा आप बात कर सकते हैं स्टेट लेवल. आप सभी को पता होगा कि हमारी जो कंट्री है इसमें ड्यूअल गवर्नमेंट होती है सर. एक जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है और दूसरी जो कि स्टेट लेवल पे भी काम करती है. गॉट द पॉइंट? ठीक है. अगर मैं यहां पे सेंट्रल लेवल में बात करूं, ठीक है, तो सेंट्रल लेवल में जो आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी है वहां पे रहेंगे आपके 3 अथॉरिटीज, और ये तीनों को मिला के क्या मिलता है? क्या बनेगा? लेजिस्लेटिव बॉडी बनेगी. कौन कौन होंगे सर? सबसे पहला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे कंट्री के जो महामहिम है, हमारे कंट्री के जो प्रेसिडेंट है वो. ठीक है? दूसरा विल बी द काउंसिल ऑफ स्टेट. ठीक है? सर हिंदी में बोला जाए तो राज्यसभा. अगर मैं इसी चीज को हिंदी में नाम देना चाहूं, राज्यसभा. ठीक है? और फिर उसके बाद में आपका आता है दैट इज द हाउसेज ऑफ पीपल, और यू कैन से हाउस ऑफ पीपल. हाउस ऑफ पीपल, और या फिर अगर आप हिंदी में नाम देना चाहें तो यू कैन कॉल इट एज व्हाट? लोकसभा. ये समझ में आया भाई साहब? तो ये आपकी होती है लेजिस्लेटिव वाली बॉडी, जो कि क्या करेगी? जो कि किसी भी चीज को लॉ जो है वो बनाएगी. कैसे बनाएगी? वी विल टॉक अबाउट दैट. लेकिन पहले अपन बॉडीज को यहां पे समझ लेते हैं. सर अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूं तो सर स्टेट लेवल में भी कुल मिला के 3 टाइप की बॉडीज जो है वो आपकी रहती हैं. कुछ स्टेट्स ऐसे होंगे जहां पे 2 बॉडीज होती हैं, और कुछ स्टेट ऐसे होंगे जहां पे 3 बॉडीज होती हैं. ये भी मैं आपको एक बार क्लियर थोड़ा बता देता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा. स्टेट लेवल पे अगर मैं डिवाइड करूं तो आप इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. कौन सी कैटेगरी? सर पहली कैटेगरी यूपी की बात कीजिए, या फिर आप अगर बिहार की बात करते हैं, या फिर इसके अलावा अगर आप बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में, और तेलंगाना स्टेट और आंध्र प्रदेश स्टेट. कितने हो गए भाई साहब? 1 2 3 4 और 5, और इसके अलावा एक और आपका रहेगा कर्नाटका. ठीक है? ये 6 कुल मिलाकर ऐसी जगह है जहां पे आपको 3 लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो मिलेंगी. अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूं तो सर कौन सी होगी? एक का नाम सर गवर्नर बोल दीजिए आप. सर जैसे अगर सेंट्रल की बात की जाए तो प्रेसिडेंट होता है, ऐसे ही अगर स्टेट की बात की जाए तो कौन रहेंगे? गवर्नर रहेंगे भाई साहब. हर स्टेट का अपना एक गवर्नर रहता है. एंड फिर उसके बाद में सेकंड आपका आता है लेजिस्लेटिव असेंबली.
कौन सी असेंबली? लेजिस्लेटिव असेंबली। शायद आपने कभी नाम सुना भी होगा, नाम दिया जाता है विधानसभा। हिंदी में अगर आपने नाम सुना हो, क्या नाम होता है? विधानसभा। और सर इसके अलावा एक और चीज आपकी होती है जिसे कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसे कहते हैं शासना सभा, ऐसा कुछ तो भी नाम इसका रहता है, शासना सभा, राइट सर। सिर्फ 6 स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज हमारे कंट्री में ऐसी हैं जहां पे आपको ये वाली बॉडी जो है वो मिलती है। कौन सी? लेजिस्लेटिव काउंसिल वाली। गॉट द पॉइंट? अदरवाइज अगर मैं अदर स्टेट्स के बारे में बात करूं, अगर मैं हमारे कंट्री में अदर स्टेट्स के बारे में बात करूं, तो वहां पे आपको सिर्फ 2 ही लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज जो है वो मिलेंगे, जिसमें से एक का नाम जो है वो आपका रहेगा गवर्नर, ठीक है, और दूसरा जो होगा उसे आप LA यानी कि लॉस एंजलिस नहीं बोलने का, ठीक है, क्या बोलेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो रहती। स्टेट में अगर कोई लॉ बनाना होगा तो इन दोनों का अप्रूवल जो है वो लगेगा। अगर ये वाले स्टेट्स में लॉ बनाने की बात की जाएगी तो ये तीनों का अप्रूवल जो है वो लगेगा। और अगर आप सेंट्रल वाले लॉज बनाने की बात करोगे तो जो वो 3 रहेंगे इनका अप्रूवल जो है वो लिया जाएगा। ये समझ में आया भाई साहब? एग्जाम्पल मैं आपको सिंपली यहां पे दे देता हूं। फॉर एग्जाम्पल इनका बनाया हुआ जो लॉ है, जिसके बारे में शायद आपने सुना भी होगा, हालांकि आपके सिलेबस में भी दिया होगा, कंपनीज एक्ट 2013 की बात कीजिए, या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक एक्ट है जो कि 2017 में आया था, आप उसकी बात कर लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये भी बात कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट जो कि 1961 का है, राइट। ऐसे बहुत सारे एक्ट है सर, बहुत सारे कानून हैं जो कि सेंट्रल यानी कि आपका जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी है उन्होंने बनाया, और कहां एप्लीकेबल होंगे? सब पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होंगे। गॉट द पॉइंट? ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करूं, गौर फरमाइएगा, अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां का मुझे बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं है, बट एक आपका है जिसको कहा जाता है महाराष्ट्र में बॉम्बे स्टैंप एक्ट, ठीक है, जो कि 1958 का है। महाराष्ट्र में स्पेसिफिकली अगर मैं महाराष्ट्र में बात करूं तो कौन सा? बॉम्बे स्टैंप एक्ट है, जो कि कहां का है? सॉरी कब का है? 1958 का है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज शायद आपने नाम सुना होगा, शॉप रजिस्ट्रेशन, राइट। हिंदी में बोला जाता है गुमास्ता। शॉप एंड एम्ब्लेम्स, शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स का रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक अलग से कानून रहता है जो लगभग हर एक स्टेट के अंदर होता है भाई साहब, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए अलग से कानून जो है वो बना हुआ रहता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग कानून जो है वो आपके हो सकता है। गॉट द पॉइंट? सो चाहे मैं यहां के एग्जाम्पल की बात करूं और या फिर मैं ये वाले एग्जाम्पल की बात करूं, दोनों में सेम एग्जाम्पल आप लेके चल सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में लेकिन पॉइंट क्या आया? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और द एग्जीक्यूटिव बॉडी। सो इसमें कौन आएगा? तो गौर फरमाइएगा भाई साहब, इसमें अगर मैं बात करूं तो आपकी आती है मिनिस्ट्रीज, ठीक है, और या फिर कभी कभार आप उनको डिपार्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। सर मतलब समझा नहीं। फॉर एग्जाम्पल दुनिया भर की है सर, बहुत सारी हैं, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है सर हमारे कंट्री में। अगर मैं बात करूं तो उनमें से कुछ का नाम मैं यहां पे आपको बता देता हूं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नाम सुना होगा, ठीक है। दूसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, नाम सुना होगा। तीसरा है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। भाई साहब ये तो बोले पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है सर, हैं, ऑल थैंक्स टू चमगादड़ खाने वाले लोग, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, MCA बोल दीजिए सीधा। फिर उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, वगैरह 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 वगैरह। हर एक अलग अलग मैटर के लिए आपको अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो है वो मिल जाएंगी, जो क्या करेंगे भाई साहब? जो कानून बनाया गया होगा उस कानून को इंप्लीमेंट करवाने का काम करेंगी, उस लॉ को फॉलो करवाने का काम जो है ना वो करेंगी।
ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। लेकिन फिर उसके बाद में ध्यान दीजिएगा, आपकी बॉडी जो आती है, नाम क्या है? जुडिशियल बॉडी। क्या करती है सर? जस्टिस करवाने का काम करती है। अभी फिलहाल के लिए नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं, ऑल्दो इसके बारे में आगे और डिटेल में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। क्या कि सर जो सबसे बड़ी जुडिशियल बॉडी हमारी कंट्री में है उसका नाम क्या है? सर बोले सुप्रीम कोर्ट। कंट्री में कितने? एक ही है सर। उसके बाद में अच्छा दूसरी बात ये कौन से लेवल पे काम करती है? पूरे इंडिया लेवल पे काम करती है। लेकिन इसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो नीचे में आते हैं आपके हाई कोर्ट्स। कौन से कोर्ट्स आते हैं भाई साहब? हाई कोर्ट्स। से कितने कंट्री में? काफी सारे हैं, बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, कुल मिला के लगा लीजिए 25 के आसपास है। ठीक है, बताऊंगा आपको आगे चल के अच्छे तरीके से डिटेल में। फिर उसके बाद में लेकिन अगर मैं इसके नीचे की बारे में बात करूं तो लगा लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर मैं और नीचे के बारे में बात करूं तो आप यहां पे बात कर सकते हैं सबऑर्डिनेट। ठीक है, या फिर आप इसको लोअर कोर्ट भी बोल सकते हैं। मैं यहां पे एक ही नाम यूज कर लेता हूं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट के भी नीचे सब डिस्ट्रिक्ट में काम करने वाले, ठीक है, विलेज पंचायत वगैरह हो गए, वहां पे काम करने वाले, तो ये आपके आ जाते हैं कौन से वाली बॉडी? जुडिशियल वाली बॉडी, जो कि लॉस को कंप्लाई करवाने में मदद जो है वो करते हैं। ये कहानी समझ में आई क्या भाई साहब? है लॉ इंटरेस्टिंग है? यस और नो? सर बिल्कुल इंटरेस्टिंग है सर। पढ़ने में अलग ही लेवल का मजा जो है वो आपको आता है अगर इस तरीके से कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ाई करने की बात करते हैं तो। और उसका जो रूट कॉज है ना, रूट कॉज कि कहां से आ रहा है, कैसे डेवलप होता है, कैसे बनाया जाता है, अगर आप उसके बारे में बात करें तो। गॉट इट? चलिए भाई साहब, ठीक है। लेकिन अब अगला सवाल आपके दिमाग में काफी टाइम से चल रहा है, दैट हाउ द लॉ इज मेड, हाउ एनी लॉ इज मेड। किसी भी लॉ को बनाया कैसे जाता है उसके बारे में अपन बात जो है वो यहां पे करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट एक्ट्स। ठीक है सर, अगर मैं चाहूं तो एक्ट्स को एक नाम और भी दे सकता हूं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैट्यूट। क्या कह सकते हैं इसको आप? स्टैट्यूट कह सकते हैं। सर जो एक्ट आपका बनाया जाता है उसका एक और नाम होता है क्या? स्टैट्यूट। लेजिस्लेशन, स्टैट्यूट, आप कुछ भी रैंडमली यूज कर सकते हैं अगर जनरली बात अगर आप यहां पे करें तो। ठीक है, बोले ठीक है सर। ध्यान से सुनिएगा, अगर बोले एक्ट्स को बनाने की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी बोले कोई मिनिस्ट्री होगी सर, कोई भी स्ट्रीम की मिनिस्ट्री लगा लीजिए, कंपनी लॉ की लगा लो, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लगा लो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लगा लो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लगा लो। ये मिनिस्ट्री क्या करेगी? ये मिनिस्ट्री सबसे पहले कोई प्रॉब्लम जो है उसको फाइंड आउट करेगी। ठीक है, या उसको पता चलेगा कि भैया हमारे फील्ड के अंदर कुछ तो भी प्रॉब्लम जो है वो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रिसेंट टाइम्स के बारे में बात करूं तो सर डिजिटलाइजेशन, दिस इज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इनटू द सोसाइटी। अगर आप लोग सीरीज वगैरह देखते होंगे तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आता था, नाम था जमतारा, मतलब तकरीबन 2019 के आसपास शायद उसको लॉन्च किया गया था। उसमें क्या दिखाया गया? जमतारा करके बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है जहां के कुछ लड़के हैं जो कि क्या करते हैं, जिनके पास क्रेडिट कार्ड वगैरह, उनको फोन करते हैं, उनको बताते हैं कि आपके जो क्रेडिट कार्ड है वो एक्सपायर होने वाला है या आपके जो पॉइंट्स वगैरह हैं वो एक्सपायर होने वाले हैं, तो आपको क्या करना होगा? कार्ड नंबर, सीवीवी, ये सब बताना होगा। राइट? कैन आई से दिस इज अ प्रॉब्लम? उस चीज में फ्रॉड किए जा रहे हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। यस और नो? बोले हाँ सर। अब ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के लिए क्या निकालना होगा? फाइंड आउट अ सॉल्यूशन। गॉट इट? अब ये सॉल्यूशन निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, एक बोले कमिटी बनाई जाती भाई साहब। ठीक है, कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो बनाई जाएगी, जो वो वाली फील्ड के अंदर रेगुलर बेसिस पे काम करते होंगे। कोई शायद क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट से बिलोंग करता होगा, और अगर मैं कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बात करूं तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है। गॉट द पॉइंट? तो कमिटी जो है वो बनाई जाती है और उस कमिटी को ये कहा जाता है कि आप ना एक ड्राफ्ट बनाओ। बोले आप
ठीक है, ड्राफ्ट लॉ बनाइए और उस ड्राफ्ट लॉ को नाम क्या दिया जाता है? बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिल कहा जाता है। गॉट द पॉइंट? तो ये क्या करेगी, आपकी जो कमेटी है वो काइंड ऑफ ड्राफ्ट वगैरह जो है वो बनाएंगी और वो रेकमेंड करती है किसको? वापस से बोले मिनिस्ट्री को। ठीक है सर, ऑफिशियली अगर मैं बनाने के बारे में बात करूं लॉ वगैरह, तो इसका अधिकार कमेटी के पास में नहीं होता। कमेटी क्या कर सकती है? रिकमेंडेशंस जो है ना वो कर सकती है। गॉट द पॉइंट? रिकमेंडेशंस किए जाएंगे। रिकमेंडेशन करने के बाद में आपकी जो ये मिनिस्ट्री है वो उस ड्राफ्ट को क्या करेगी? ड्राफ्ट को प्रीलिमिनरी अप्रूव करेगी। प्रीलिमिनरी अप्रूवल जो है वो दे देगी। ठीक है, अच्छा लेकिन सर एक पॉइंट है, बोले यहां पे क्या बोले, एक बात बताओ, पूरे कंट्री में कोई लॉ को अप्लाई करने की बात आप कर रहे हो और आपने कहा कि यार मिनिस्ट्री में कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने कुछ कमेटी मेंबर्स को ऐड कर लिया और उन्होंने बोला हाँ ऐसा होना चाहिए, और वो आपने क्या कर दिया? लागू कर दिया। चलेगा क्या? सर हमारी कंट्री जो है ना लोकतांत्रिक कंट्री है सर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है सर हमारी कंट्री। ठीक है, कोई तानाशाह की कंट्री नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं सर ये, जहां पे किसी एक इंसान ने या फिर कुछ लोगों ने लॉ बना दिया और बोले करो इसको इंप्लीमेंट कर दो ना। हमारे कंट्री में ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता जिसमें हम लोगों का कंसेंट नहीं होगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्या बात करो, घर पे पूछने आएंगे क्या? बताओ सर, प्रवीण सर आपका क्या बोलना है? बोले क्या घर पे पूछना है? नहीं, घर पे पूछने नहीं आएंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा सर, ये जो ड्राफ्ट यहां पे बनाया गया ना, इस ड्राफ्ट को सेंड किया जाएगा टू वेरियस रेगुलेटर्स, इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल बॉडीज, ठीक है, टू कमेंट ऑन इट। ठीक है, बोले ये ऐसा ऐसा हमने कुछ ड्राफ्ट बनाया है जिसको हम सोच रहे हैं कि आगे चल के इसको एक्ट बना दिया जाएगा, कानून बना दिया जाएगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्या हमें ये काम करना चाहिए? क्या इस तरीके से इस चीज को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए क्या? ये सवाल जो है वो आप क्या करेंगे? उन लोगों से पूछेंगे। सर ये मैं आपको बता दूं, जब कॉर्पोरेट अफेयर्स का मैटर आएगा ना, जब इनकम टैक्स का मैटर आएगा, जब जीएसटी का मैटर आएगा, तो उस टाइम पे इवन जो हमारी प्रोफेशनल बॉडी है, नाम क्या है भाई साहब? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, राइट? तो बकायदा इनके पास भी भेजा जाएगा। अच्छा फिर क्या होगा? ये ध्यान से सुनिएगा। सब बोले ICAI वही वाली चीज को मेल करेगा अपने मेंबर्स के पास। क्या बात करो? हाँ, अभी जैसे मान लीजिए मैं जुबैर सर के बारे में बात करूं, CA सूरज सतीजा सर के बारे में बात करूं, राइट? तो वो क्या है? वो भी ICAI के मेंबर है सर, राइट? उनके पास भी जाएगा और उनसे ये कहा जाएगा कि ये ऐसा ऐसा ड्राफ्ट जो है वो बनाया जा रहा है, क्या इसमें आपके कोई सजेशंस हैं? आप कुछ इसमें इनपुट जो है वो देना चाहते हैं? ICAI के अलावा ICSI जो है उसके पास भी जाएगा, फिर उसके बाद में ICAI दैट इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है, उनके पास भी जाएगा और वो लोग भी अपने अपने मेंबर्स को, जैसे अगर मैं मेरी बात करता हूं या फिर पार्श्व मैम की बात करता हूं, तो हमारे पास भी आएगा। सो क्या बात करो, यहां तक पहुंचता है? यस। मतलब कल को जाके अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपको भी कंट्री में अगर कोई चीज को लॉ बनाया जाता है जो कि हमारे कॉर्पोरेट फील्ड से जुड़ा हुआ है, कंपनीज वगैरह से, LLP से, पार्टनरशिप फॉर्म से, राइट, अगर इनसे जुड़ा हुआ रहेगा तो हमारे मेल पे भी आएगा सब और हमसे सजेशंस मांगे जाएंगे। डू यू वांट टू सजेस्ट? आप इसके अंदर कोई सजेशन देना चाहते हैं क्या, या कोई क्रिटिक्स देना चाहते हैं क्या? इवन वो भी अपन वहां पे रिप्लाई कर सकते हैं। हम रिप्लाई करेंगे हमारे इंस्टीट्यूट्स को और हमारा इंस्टीट्यूट जो होगा वो रिप्लाई करेगा वापस से किसको? मिनिस्ट्रीज। ये समझ में आया? अब ये ध्यान से भाई साहब, यहां से जो भी आपके ये प्रोफेशनल बॉडीज वगैरह हैं या जो भी हैं, ये क्या करेंगे? ये अपना सजेशन किसको देंगे? वापस से मिनिस्ट्री को दे देंगे। गॉट द पॉइंट? मिनिस्ट्री को क्या दे दिए जाएंगे? सजेशंस। गॉट इट? और फिर उसके बाद में
यहां से मैं निकालता हूं भाई साहब। फिर इसके बाद में आपका जो मिनिस्ट्री होगा ना, ये क्या करेगा, ये बोले प्रिपेयर करेगा फाइनल ड्राफ्ट। ये क्या प्रिपेयर करेगा सब, बोले ये फाइनल ड्राफ्ट जो होगा वो बोले प्रिपेयर करेगा, जिससे आप ध्यान दीजिएगा नाम क्या देंगे भाई साहब, बिल बोलेंगे उसको आप, प्रस्ताव। ठीक है, बिल बोलेंगे, हिंदी में अगर आप नाम देना चाहें तो प्रस्ताव बोल सकते हैं इस चीज का, काइंड ऑफ प्रपोजल बोल सकते हैं इस चीज का। गॉट द पॉइंट बोले, ठीक है सब। और सर जैसे ही ये प्रेजेंट किया गया ना, तो आपकी जो भी रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होगी वो इस चीज को प्रेजेंट करेगी, कहां पे, पहला बोले लोकसभा में एंड दूसरा बोले राज्यसभा में। अंडरस्टूड द पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। अभी फिलहाल के हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि लोकसभा में मैक्सिमम जो मेंबर्स होते हैं ना वो रहते हैं 550, ठीक है। राज्यसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं ना वो रहते हैं 250। गॉट द पॉइंट, मैक्सिमम्स की बात अपन यहां पे कर रहे हैं। करंट जो है वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग टाइम पे, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम इतने होते हैं। अब क्या होगा, सब बोले लोकसभा में कौन लोग बैठे भाई साहब वहां पे, सर ऐसे लोग बैठे होंगे जिनको हम लोगों ने इलेक्ट किया है, हम लोगों ने जिनको एमपी बनाया होगा, और क्या बोलेंगे स्टेट के लिए रहते हैं एमएलए वगैरह, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, यहां पे चाहे वो बंदा लोकसभा में हो चाहे वो बंदा राज्यसभा में हो, उसे कहा जाता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, क्यों, दोनों हाउसेस पार्लियामेंट के ना साहब, इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, बहस छिड़ेगी, बाकायदा पूरी की पूरी बहस जो है वो बोले वहां पे की जाएगी। और आप ये लगा लीजिए कि 550 में से 276 वोट्स जो हैं वो बोले यहां पे फेवर में आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मान लिया जाएगा कि बिल यहां पे पास हो चुका है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर मैं 250 डिवाइड बाय 2 करूं, यानी कि 126 वोट्स जो हैं वो यहां पे फेवर में आने चाहिए, तो मान लिया जाएगा कि यहां पे भी क्या हो चुका है, पास हो चुका है। ये समझ में आया भाई साहब। दोनों हाउसेस से पास हो जाने के बाद इसको बोले रखा जाएगा किसके पास में, प्रेसिडेंट के सामने। ठीक है, और जिस दिन आपका जो प्रेसिडेंट है वो इसको एसेंट दे देता है, एसेंट बोल दो, कंसेंट बोल दो, यानी कि हां बोलना। ठीक है, जिस दिन इस चीज को एसेंट दे दिया गया है उस दिन से आपका जो बिल है वो क्या बन जाएगा भाई साहब, वो बोले एक्ट बन जाएगा। गॉट द पॉइंट। और जिस दिन ये एसेंट दिया गया होगा इस दिन ये क्या हो जाएगा, इफेक्ट में आ जाएगा। आप इसको इफेक्टिव डेट बोल सकते हैं। इफेक्टिव डेट, जिस दिन से आपका वो एक्ट जो है वो कंट्री में लागू कर दिया जाएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब, ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा अगर मैं किसी एक्ट को लागू करने के बारे में बात करूं तो। ठीक है, हालांकि मैं यहां थोड़ा सा देखता हूं, एक मिनट रुकिएगा। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सब बोले एक्ट बन गया है, लेकिन उस एक्ट को लागू कर दिया गया है जनता के लिए। ये सर हमको पता कहां से चलेगा, ये जो एक्ट है इसको बोले लागू कर दिया गया है जनता के लिए, इस बात के बारे में पता हमको कहां से चलेगा, इसके लिए क्या कुछ ऐसी चीज रहती है क्या। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस।
इसको मैं यहाँ पे एक बार कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। ये देखिए भाई साहब, दिस इज अ डॉक्यूमेंट जिसको कहा जाता है गैजेट ऑफ इंडिया। क्या कहा जाता है भाई साहब? गैजेट ऑफ इंडिया, और हिंदी में नाम दिया जाए तो भारतीय राजपत्र। सर हमारे कंट्री में अगर ऐसी कोई भी चीज होगी जिसको पब्लिकली अप्लाई करना है, पब्लिकली उस चीज को लागू करना है, तो वो किया जाता है कहां पे? गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर। कहां पे लागू करेंगे इसको? सब बोले ये गैजेट ऑफ इंडिया जो आपका होगा वहां पे इस चीज को नोटिफाई किया जाएगा। एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको बताता हूं, थोड़ा सा बता पाऊंगा, ज्यादा तो नहीं। यहां देखिए भाई साहब, हिंदी में लिखा हुआ है कि केंद्रीय सरकार ने क्या किया, प्रतिलिपि या अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 78 वगैरह में कुछ तो भी चेंज वगैरह किया है, जिसके बारे में आपको यहां पे दिया हुआ है। ये इंग्लिश में भी होता है, ये हिंदी में भी होता है। इंग्लिश में भी रहेगा और ये किस में रहेगा आपका? हिंदी में भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो एक्ट आपका बना है, दिस एक्ट विल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और हिंदी में अगर नाम देंगे इसको क्या बोला जाएगा? भारतीय राजपत्र। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इसमें इसको क्या किया जाएगा? पब्लिश किया जाएगा, और यही दिन, लगभग ऐसा ही होता है कि यही दिन से आपका जो एक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा भाई साहब? लागू हो जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। लेकिन इसके बाद में एक और ध्यान दीजिएगा सर, बोले लॉ का ना एक और रूप होता है जिसको नाम दिया जाता है ऑर्डिनेंस। क्या नाम होता है? ऑर्डिनेंस। इसको नाम दे सकते हैं अ काइंड ऑफ टेम्परेरी लॉ, टेम्परेरी लॉ मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। गॉट इट? ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, हमने कहा अगर कोई चीज को एक्ट बनाना होगा, कोई चीज को कानून बनाना होगा, तो पहले राज्यसभा या लोकसभा, एज द केस में भी, हाउसेस के सामने उसको प्रेजेंट किया जाएगा और फिर उसके बाद में प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, राइट। लेकिन सर सवाल यह है, क्या इस बात की गारंटी है कि लोकसभा और राज्यसभा का सेशन जो है वो साल भर चलते रहता है? आंसर इज नो सर। लेकिन अगर कभी इमरजेंसी आ गई तो क्या करेंगे? अगर कभी ऐसा हो कि भाई साहब फटाफट कोई लॉ जो है उसको लागू करना है, तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में जो प्रेसिडेंट है उनके पास में अधिकार होता है कि वो लॉ जो है बना सकता है, ठीक है। when none of houses of parliament is in session। ये समझ में आया? जब दोनों में से कोई भी सेशन में नहीं है, उस टाइम पे क्या किया जाएगा? प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया कि आप क्या कर पाओगे? आप बोले लॉ बना पाओगे, और जो लॉ यहां पे प्रेसिडेंट जी ने बनाया होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे ऑर्डिनेंस का नाम दिया जाएगा। ये समझ में आया भाई साहब? लेकिन ध्यान से, आपने क्या लिखा सामने में? आपने कहा सर ये ना टेम्परेरी बेसिस पे लॉ है। सर क्यों ऐसा? रीजन बीइंग दैट व्हेन द सेशन स्टार्ट्स, ठीक है, जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऑर्डिनेंस will cease to exist after 6 weeks। 6 हफ्ते के बाद में ऑर्डिनेंस क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। इतने टाइम पीरियड में क्या करना पड़ेगा? या तो बोले उसको एक्ट बनाया जाएगा पूरा प्रोसीजर को फॉलो करके, और या तो फिर खत्म हो गया। बोले भाई साहब सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। या तो जो प्रोसीजर मैंने आपको यहां बताया था इसको फॉलो किया जाएगा और इस चीज को एक्ट बना दिया जाएगा, और या तो फिर सॉरी सर, बोले कांट हेल्प इट आउट, इसमें कुछ भी नहीं हो पाएगा। और ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। तो ये होता है आपका क्या? ऑर्डिनेंस, ठीक है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, ड्यूरिंग दिस 6 वीक्स पीरियड during this period
इधर द ऑर्डिनेंस विल बिकम एक्ट और इट विल बी रिपील्ड। ठीक है, उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको बोले हटा ही दिया जाएगा पूरा का पूरा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? इज दिस पॉइंट क्लियर? गॉट इट? चलिए भाई साहब ठीक है। फिर इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, अगला एक और आता है जिसको आप नाम दे सकते हो क्या, रूल्स बोल दीजिए या फिर रेगुलेशंस बोल दीजिए। ठीक है सर, ये बनाने का जो अधिकार रहता है वो रहता है मिनिस्ट्रीज के पास में। ठीक है, या तो बोले मिनिस्ट्रीज के पास में होगा और या फिर रहेगा ये स्पेशल बॉडी के पास। या फिर एक काम करता हूं, मैं इसको और डिवाइड कर देता हूं कि सर अगर मैं रूल्स बनाने के बारे में बात करूं तो रूल्स आर मेड बाय मिनिस्ट्रीज। गॉट द पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल भी आपको यहां पे बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। MCA का फुल फॉर्म क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव पावर टू मेक रूल्स ऑफ कंपनी लॉ अंडर सेक्शन 468 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बात अगर आप करोगे तो एमसी डिपार्टमेंट जो आपका है ना, उसके पास में रूल बनाने का अधिकार जो है वो दिया हुआ। ठीक है, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में अगर मैं रेगुलेशंस के बारे में बात करूं, ठीक है सर, रेगुलेशंस कैन बी मेड बाय अ स्पेसिफिक बॉडी। WRT का मतलब क्या होता है? विद रिस्पेक्ट टू देयर फील्ड। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल सर, आपने एक बॉडी का नाम सुना होगा सेबी। और ध्यान से भाई साहब, अगर बाय एनी चांस आप लोग, ऑब्वियसली बात है, कॉमर्स में आप हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स आप कर रहे हैं, ठीक है, तो स्कैम 1992 अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा तो फटाफट देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए उसमें बहुत नॉलेज जो है ना वो भरी पड़ी वैसा। ठीक है, तो सेबी एक स्पेसिफिक अथॉरिटी है, दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। सेबी क्या है? स्टैट्यूटरी बॉडी है, कैन मेक रेगुलेशंस वापस से WRT मतलब विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, शेयर्स का जो मार्केट होता है, स्टॉक्स का जो मार्केट रहता है, म्यूचुअल फंड लगा लीजिए, ठीक है, इनके लिए रेगुलेशन बनाने का अधिकार जो है किसके पास में रहेगा? सेबी के पास में होगा। तो ऐसे जितने भी स्पेसिफिक अथॉरिटीज बनाई गई होंगी वो क्या कर सकते हैं? वो अलग अलग टाइप के रेगुलेशंस वगैरह जो हैं वो बना सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं नोटिफिकेशन के बारे में बात करूं, सर्कुलर के बारे में बात करूं, तो जितने भी आपके ये बॉडीज हैं जो लॉ बनाने का काम करती हैं वो क्या करेंगी? वो इन सारी चीजों को प्रॉपर्ली बनाएंगी। गॉट द पॉइंट? चलिए सर, आज के लिए अपन एक काम करते हैं, यहीं पे ही रुकते हैं। मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आप ये पूरी चीज को प्रॉपर्ली नोट डाउन कर पाओ। जस्ट अ सेकेंड। ज़्यादा जूम आज तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कल से पक्का। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ से इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि प्रॉपर तरीके से आपको इस चीज़ के बारे में पता रहे। ठीक है, इसको भी मैं जूम कर देता हूँ। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो वो लीजिए, फोटो लेना है तो फिर वो ले लीजिए। सेम थिंग फॉर दिस ऑल्सो, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। और फिर उसके बाद में लॉ कैसे बनाया जाता है, उसमें सबसे पहला एक्ट कैसे बनता है वो, फिर उसके बाद में प्रिपेयर द फाइनल ड्राफ्ट बिल, ये वाला भी कर लीजिए। और फिर उसके बाद में ऑर्डिनेंस वाला जो होगा इसका भी फोटो ले लीजिए। और फिर उसके बाद में जो रूल्स वाला है इसका भी फोटो आप ले लीजिए। राइट गाइज, आई होप कि आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव वाली होगी अच्छे तरीके से। क्लास का रिव्यू जो है ना भाई साहब,
इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद रिव्यू जो होगा वो कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा। और अगर क्लास पसंद आ रही है तो यार लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर शेयर करते हैं दूसरों बच्चों के साथ दूसरों की भलाई के लिए तो और भी अच्छी वाली बात हो जाएगी। गॉट द पॉइंट। और चैनल तो सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि यही वो चैनल है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन विद नो कॉस्ट प्रोवाइड करता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।